लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल को दिल्ली में तगड़ा झटका लगा। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनाते हुए इस्तीफा दे दिया। संभावना सेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफे की जानकारी देते हुए लिखा कि अपने देश के लिए सेवा करने के लिए बहुत उत्साह के साथ 1 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि आप कितनी भी समझदारी से फैसला लें, आप फिर भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी से बाहर निकलने की घोषणा करती हूं। फिल्म अभिनेत्री संभावना सेठ ने जनवरी 2023 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। उस वक्त संभावना सेठ को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन कराई थी। अब संजय सिंह शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे और पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ऐसे में संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की चमक दमक और उसने जो झूठा जाल फैलाया उसमें फंसकर इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका एहसास हो गया। पार्टी के कहने और करने में बहुत फर्क है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी की सदस्यता लेते वक्त संभावना सेठ ने कहा था कि बहुत दिनों बाद दिल्ली आई हूं, मीडिया के सामने हूं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत मुंहफट हूं, मैं डांसिंग से अलग पॉलिटिक्स पर बात करूंगी, मेरे नेचर में ये ज़रूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए हैं, पॉलिटिक्स की भाषा मुझे बोलनी आती नहीं, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। संभावना सेठ ने पार्टी ज्वाइन करते वक्त कहा था कि मैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर खींच लाने की कोशिश कर रही हूँ। 12 साल पहले आई थी, तब कुछ टूटी फूटी स्पीच दी थी। मेरी मुलाकात संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से हुई थी। आम आदमी पार्टी क्या कुछ काम कर रही है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अभी मैंने देखा आंखों का इलाज फ्री में करवा रहे हैं। फ्री बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। संभावना सेठ बिग बॉस सीजन 2 में शामिल रही हैं। वे मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और संभावना सेठ ने 400 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में और 25 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया सहित कई दिग्गजों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा और आलोक बेनीवाल का भी नाम बीजेपी में शामिल होने वालों के नेताओं की सूची में है। पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इतना ही नहीं, इनके साथ कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच भी शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, सीपी जोशी मौजूद रहे। भगदड़ पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वे ही इसका कारण बता सकते हैं। वे या तो डर गए हैं या तो लालच से जा रहे हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि पार्टी में पद हो या सम्मान, सभी कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। यदि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तभी होगा जब उनके कार्यकर्ता उसे छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को जोड़ने में खुद लगी हुई है। उन्होंने कहा कि फिर बीजेपी की विचारधारा कहां बची। खिलाड़ीलाल बैरवा को सचिन पायलट कैंप का नेता माना जाता है। विधानसभा चुनाव में खिलाड़ीलाल बैरवा को टिकट नहीं दिया गया था। गहलोत के खिलाफ लगातार बोलते रहे। पहले गहलोत कैंप के नेता माने जाते थे, बाद में पायलट कैंप के माने जाने लगे। सचिन पायलट भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिला पाए। खिलाड़ीलाल बैरवा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं और इस बार कोटपुतली से बहुत कम मतों से चुनाव हार गए थे। राजेंद्र यादव के ठिकानों पर विधानसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने छापे मारे थे। पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल शाहपुर से विधायक रहे हैं। वे गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के पुत्र हैं। कमला बेनीवाल को पीएम मोदी ने पीएम बनते ही राज्यपाल पद से बर्खास्त कर दिया था। आलोक बेनीवाल इस बात से नाराज थे। शाहपुरा से मनीष यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया था। मनीष यादव चुनाव जीते हैं, उन्हें पायलट समर्थक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बगावत छोटा शब्द है, हकीकत यह है कि कांग्रेस विभाजन के रास्ते पर बढ़ रही है और इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी की तानाशाही जिम्मेदार है, जिससे पार्टी के कई बड़े नेता बेहद नाराज हैं। हालात ये हैं कि कांग्रेस के बिना किसी काम के महासचिव बनी प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आइसोलेट कर दिया गया है। असल में कांग्रेस दक्षिण और उत्तर के बीच एक तरह से बंट गई है।
पार्टी की कमान भी राहुल गांधी के मार्फत दक्षिण के नेताओं ने थाम ली है। यही वजह है कि कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें पागल करार दिया और कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का तानाशाह बताया और कहा कि कांग्रेस की बर्बादी की वजह राहुल गांधी ही हैं, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेता अपमानित हो रहे हैं और जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का कद घट रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े नेताओं का यही तिरस्कार कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहा है। एक समय था कि जब प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी के विवादित बयानों को टीवी डिबेट्स में डिफेंड करते नजर आया करते थे, लेकिन अब वे खुद भी खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ बैटिंग करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी रहेंगे पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, आनंद शर्मा, सुष्मिता देव जैसे नेताओं से यदि बात करेंगे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी खुद भी सरवाइव कर रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है और राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी का खात्मा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तानाशाही के चलते बहुत से कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद पीएम मोदी भी कल्की धाम के शिलान्यास के लिए संभल गए थे। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कल्की धाम में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पीएम मोदी के हाथों से ही होगा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेने के दौरान ही एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये चोरों का गठबंधन है जो एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये मोदी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। जनता मोदी के साथ है और इस बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। कांग्रेस अभी भी कोशिश कर रही है कि यूपी में सपा के साथ बसपा से भी उसका गठबंधन हो जाए। हालांकि बार बार बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ये कह चुकी हैं कि वे किसी भी विपक्षी दल के गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। इंडिया गठबंधन में मायावती के जाने के सवाल पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मायावती समझदार हैं, जानती हैं चोरों के समूह में जाने का फैसला सही नहीं होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार से लेकर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ साल 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। साउथ एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज को दुबई में 50 करोड़ का घर खरीद कर देने वाले तमिलनाडु के एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ड्रग रैकेट में फंस गए हैं। असल में डीएमके की सरपरस्ती में ड्रग रैकेट चलाने वाले फिल्म निर्माता जाफर सादिक को गिरफ्तार होने के बाद पूरा मामला सामने आया, जो हैरान करने वाला है। ग्लैमर, राजनीति और ड्रग का ये कॉकटेल खूब सिर चढ़कर बोला और सादिक ने 3,500 किलो ड्रग यानी करीब 4,000 करोड़ की तस्करी कर डाली। एनसीबी ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया और इसके बाद जाफर सादिक को डीएमके से निकाल बाहर कर दिया गया। पूछताछ के दौरान सादिक ने उदयनिधि को 7 लाख रुपए दिए जाने की बात कबूल की है, जो बेहद मामूली रकम है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही डीएमके और उदयनिधि के पूरे खेल का सच सामने आएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सादिक की गिरफ्तारी और उदयनिधि का नाम सामने आना डीएमके के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। एनसीबी इस पूरे मामले में कभी भी उदयनिधि को पूछताछ के लिए बुला सकती है। माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री होने वाली है, क्योंकि ड्रग तस्करी के मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और कई फिल्म्स का प्रोडक्शन कर चुके हैं। डीएमके ने हाल ही में जाफर को निष्कासित किया था। एनसीबी की पूछताछ में जाफर का ये कहना है कि उसने पिछले साल 5 लाख रुपए उदयनिधि को बाढ़ में मदद करने के लिए और 2 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए दिए थे। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी कथित तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि क्या जाफर सादिक ने उदयनिधि स्टालिन को जो पैसे दिए थे, क्या वह ड्रग तस्करी से मिला पैसा था। एनसीबी जांच को लेकर कई अन्य एजेंसीज के संपर्क में भी है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि सादिक के तार तमिल और हिंदी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ साथ राजनीतिक वित्त पोषण के कुछ मामले एजेंसीज की जांच के दायरे में है। सूत्रों ने बताया कि लाखों के लेन देन से संबंधित एनसीबी जल्द ही डीएमके के एक आला दर्जे के नेता को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। सिंह ने बताया कि सादिक को खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
सिंह ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी मामले में शामिल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया तक फैला है, जिसका सरगना सादिक है। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एनसीबी निष्पक्ष और कानूनी तरीके से जांच करने में विश्वास रखती है। एक अपराधी की कोई जाति, धर्म या राजनीतिक पार्टी नहीं होती। जो कोई भी एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करता है वह अपराधी है और हम ऐसे किसी भी मामले की जांच करेंगे। जब सिंह से पूछा गया कि क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति एजेंसी की जांच के दायरे में है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस मामले में मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त पैसे के लेन देन की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले के संबंध में एजेंसी ने फरवरी में दिल्ली में छापेमारी की थी, जिसके तुरंत बाद सादिक छिप गया था और हिरासत में लिए जाने से पहले वह चेन्नई की तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और जयपुर गया था। सादिक का पूरा नाम जाफर सादिक अब्दुल रहमान है और एनसीबी ने पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया था। Bureau Report, News of India.